हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को विकासशील देशों के वर्ग में रखना कहाँ तक तर्कसंगत है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे लिखा कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। साथियों, पूरी जो क्रय शक्ति क्षमता है उसके आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और ओवरऑल यह पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को विकासशील देश क्यों कहा जाता है? इसे विकसित देश क्यों नहीं कहा जाता? साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपकी इकोनॉमी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, यदि आपके यहाँ के लोग या आपकी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास साथ साथ नहीं हो रहे हैं, साथ ही क्रय शक्ति क्षमता सभी का लगभग समान नहीं हो जाता है, तो वह देश विकसित देश नहीं हो सकता। वह विकासशील देश की श्रेणी में ही आएगा। उत्तर शुरू करते हैं। विश्व बैंक ने वर्ष 2019 में सकल राष्ट्रीय आय यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, परचेजिंग पावर के आधार पर 9.45 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था को चीन और अमेरिका के पश्चात तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। अब यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 9.45 ट्रिलियन डॉलर, ये क्या है? ये क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर है, जबकि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचने वाली है, क्योंकि ओवरऑल पहुंचने में और क्रय शक्ति में अंतर होता है। ओवरऑल हम 2025 तक 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का अपना लक्ष्य रखे थे, जो कि अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पे ये कहा गया कि अब यदि इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो उसे विकसित देश घोषित करना चाहिए, और विकसित देश होने के लिए जो पक्ष दिया गया है या तर्क दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में USTR के लिए यहाँ बताया गया कि निम्न श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे भारत की जो व्यापार है, आयात निर्यात है, वो विश्व के भागीदारी में 2.1% निर्यात है और 2.6% आयात है 2018 के रिपोर्ट के अनुसार। अब यहाँ पे जिसे मान लीजिए 100 यूनिट किसी चीज़ को निर्यात किया गया तो उसमें 2.1 भारत का है, 100 यूनिट आयात किया गया विश्व में तो 2.6 भारत का है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सेदारी होता है एक देश के रूप में, जबकि इससे बहुत पीछे यूरोप के कई ऐसे देश जो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं और इकोनॉमी में भारत से बहुत दूर हैं। और दूसरा कहा गया कि विकसित देश के ग्रुप का सदस्य होना यानी G20 का भाग होना, जबकि विकसित देश वास्तविक रूप में G7 के तहत है प्लस अन्य 13 सदस्य हैं, जिनमें चीन भी शामिल है, ये भी विकसित नहीं है। अब केवल ये दो आधार बता देना और इन दो आधारों पर विकसित देश होने का तमगा लगाना, ये सही नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में यह बात आती होगी कि विकसित देश होने में तो प्राउड फील करना चाहिए, हम क्यों नहीं अपने आप को घोषित कर सकते? साथियों, जब आप विकास कर रहे होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, अन्य के माध्यम से आपको कुछ अनुदान मिलता है, छूट मिलती है, ऋणों में छूट मिलता है, और जब आप विकसित हो जाएंगे तो ये सब छूटें आपकी बंद हो जाएंगी। चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, अभी वो भी अपने आप को विकसित नहीं घोषित किया है, वो भी विकासशील श्रेणी में ही रखता है। अब इन दोनों बातों से, किंतु केवल इन दो आधारों पर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, दोनों अच्छाइयाँ हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है विकसित देश घोषित करने के लिए? तो अगर पर्याप्त नहीं है तो कारण क्या होगा?
तो आगे है, किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित तभी कहा जा सकता है जब आर्थिक समृद्धि के साथ साथ उच्च आर्थिक विकास भी परिलक्षित होते हों। यानी आर्थिक समृद्धि हो और साथ ही साथ आर्थिक विकास भी हो। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास में बेसिक अंतर होता है। जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या पूरे भारत के सभी नागरिकों के पास में उतनी शक्ति है? यहाँ पे कोई तो एक दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा पाता और कोई एक दिन में लाखों कमाता है। तो असमानताएं बहुत विद्यमान हैं, और जब तक असमानताएं रहेंगी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास एक साथ संभव नहीं हो पाएंगे। और जब तक ये दोनों खाई नहीं पटेगी भारत कभी विकसित नहीं हो पाएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था होने के पक्ष में तर्क क्या है? समावेशी विकास का भाव, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है नहीं हो पा रहा है। समाज में उच्च विषमता की स्थिति है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों में विषमानताएं हैं, असमानता बहुत विद्यमान है। कोई 100 रुपया कमाता है तो कोई लाखों कमाता है। समावेशी विकास में 103 देशों में भारत को 62वां स्थान 2018 में प्राप्त हुआ था। यानी कि अर्थव्यवस्थाएं पूरे भारत की जितनी हैं, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे तो पहुंच गए, लेकिन जब बात रैंक की आती है तो 103 देशों में हम 62वें स्थान पे पाए जाते हैं। यानी ये हमारी कमजोरी है। विभिन्न विकासात्मक सूचकांकों में भारत की चिंताजनक स्थिति है। कई ऐसे सूचकांक जैसे मानव विकास सूचकांक हो गया, लोकतंत्रात्मक सूचकांक में भी हमें अच्छा होना चाहिए, वहाँ भी हम बहुत पीछे हैं। लैंगिक समानता में हम पीछे हैं। कोई भी सूचकांक आता है तो उसमें आप देखेंगे यूरोपीय कंट्रीज बहुत आगे हैं और हम बहुत पीछे हो जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से 47.7% लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जबकि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका यहाँ पर अनुपात 2% से भी कम है। मतलब कृषि संबंधी जो क्षेत्र हैं यहाँ भारत में लगभग 47.7 यहाँ दिए गए। मान के चलिए आपकी 50% के आसपास लोग आज भी खेती या उससे संबंधित जो है कार्यों में लगे हुए हैं, जबकि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका जो ये विकसित देश हैं यहाँ पर कृषि से संबंधित जो लोग हैं वो 2% से भी कम हैं। प्रति व्यक्ति आय का कम स्तर, भारत में प्रति व्यक्ति आय $2130 से भी कम है, और जबकि प्रति व्यक्ति विश्व औसत $10.7 हज़ार है। यानी आज भी हम बहुत पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय में भी। अब साथियों एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय में पीछे होने के कारण है हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या का होना। जो देश दिखा रहे हैं किसी के यहाँ $12,000 है, किसी के यहाँ $15,000 है, तो आप देखिए कि हमारी जो जनसंख्या है 1 अरब 40 करोड़ के ऊपर निकल गई है। अन्य देशों में किसी के यहाँ 3 करोड़ है। जितना कई देशों की जनसंख्या है उतना तो हमारे यहाँ साल में पैदा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर तो हमारे हर साल पैदा हो जाते हैं, तो उनकी औसत भी तो जुड़ेगी। कई ऐसे देश हैं कि जो हमारे देश के एक एक ज़िला के बराबर उनकी जनसंख्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भी उस मानक को पूरा करना होगा। यदि जनसंख्या है तो उनके लिए व्यवस्था देनी राज्य की और हमारी जिम्मेदारी है। संसाधनों का असमान वितरण, तकनीकी पिछड़ापन, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता का बृहद स्तर आदि भी विकासशील देशों के समान हैं। उपरोक्त तर्क के आधार पर यह कहना अधिक तर्कसंगत होगा कि भले ही भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, परंतु अभी भी इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं। सरकार ने वर्ष 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इससे विकास की प्रक्रिया को बल मिलेगा और विकसित अर्थव्यवस्था होने में मदद मिलेगी। साथियों ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने ऊपर बताया क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 9 पॉइंट कुछ डॉलर जो है ट्रिलियन डॉलर हुआ है वो क्रय शक्ति पर है, और ओवरऑल अर्थव्यवस्था को अभी हम $5 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।